बीजेपी की सरकार सदन के अंदर भी चर्चा से हमेशा भाग जाती है। आनन फानन में सरकारी काम पूरा किया और सदन को स्थगित कर दिया। लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री खुद जवाबदेही अपनी तैयारी करें और हम जो सवाल पूछेंगे उसका पूरी जिम्मेदारी से जवाब दें। अगर थोड़ी बहुत राहत अगर कभी किसान को मिल गई अगले 6-8 महीने में तो सिर्फ कांग्रेस के दबाव में मिलेगी। इस सरकार की तो कोई नियत है नहीं। इस सरकार में किसानों की बात करने वाला कोई नुमाइंदा ही नहीं है। कांग्रेस हमला करेगा, मैं सोचता हूँ कांग्रेस हमला करने की ताकत खो चुका है। अनर्गल बात करना हमला नहीं किया उसका। किस प्रकार का हमला कांग्रेस ने विधानसभा में कई बार किया, उसके बारे में सबको जानकारी। कांग्रेस हमलावर स्थिति में कभी नहीं रहा। कांग्रेस डिफेंस में होगा और कांग्रेस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा विधानसभा के अंदर कि 2011-2012 में किसानों के हितों के विपरीत समझौता करने का जिम्मेदारी जो उनके ऊपर है उसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। ये सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के पास रहती है और उनको उसे निर्वहन भी करना चाहिए। लेकिन चूंकि उनके पास प्रचंड बहुमत है और उनकी इच्छा जनहित को पूरा करने की कभी नहीं रही, क्योंकि वादे बहुत बड़े बड़े किए थे, अब धरातल पर उनको पूरा करने की क्षमता उनमें नहीं रही। तो ऐसे में जब विधानसभा का सत्र आहूत होता है तो उनकी सबसे बड़ी जो एक प्लानिंग होती है वो यही होती है कि विपक्ष के सामने वो एकजुट होकर के और उसके मुद्दों को काउंट करने का प्रयास करें, उन पर चर्चा ना करें और अपनी बहुमत के आधार पर प्रस्तावों को जिनकी उनको आवश्यकता होती है उसे पास करके और इस ऐसी स्थितियों को उत्पन्न करें जिससे गतिरोध वहाँ प्रस्तुत हो। कहीं ना कहीं उम्मीद ये करेंगे कि गतिरोध ना हो। इसी बीच में हमारे साथ इस बहस पर बातचीत करने के लिए बीकानेर से खालिद कुरैशी जुड़ गए हैं। खालिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार। सवाल यही है, सरकार के 3 साल सुधार के जो मांगे थे वो गुजर गए। अब सरकार को चाहिए कि वो काम जितना हो सके बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा प्रदेश में काम कराए। सबसे बड़ी बात है जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उस पर वोट दे और जो विकास कार्य जल्द से जल्द करवाए। फूलचंद जी, सवाल आपके लिए है कि जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और 3 साल जो हो गए हैं, आनंद पाल का जिक्र भी करना चाहूंगा। तमाम ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सवाल पूछने को मजबूर कर रही हैं जनता को। आनंद पाल एक विषय है, एक कोटा की घटना है, लेकिन हम पीछे जाएं तो सीकर में उस तात्कालिक जो मंत्री थे उन्होंने पुलिस को बांधकर खींचा था। वो सवाई माधोपुर में आपको क्या लगता है कमी रह गई, अभी बाकी है ये? मैं इसे डिनाई नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस प्रकार का कांग्रेस दावा करे कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई, वो तो हमारा गृह मंत्री खुद ही स्वीकार कर लेता है कोई गड़बड़ होती है तो। लेकिन मैं कह रहा हूँ 14% पिछले 3 साल में 14% अपराध घटे हैं, ये रिकॉर्ड की बात है। किसी एक विषय पर जैसे अर्चना जी अभी कह रही थी कि तीसरे स्थान पर आ गए, लेकिन तीसरा स्थान कंपेरेटिवली अन्य प्रदेशों की बात है। हम हमारे स्टेट के हिसाब से देखेंगे तो हम निश्चित तौर पर अपराध घटे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इस आधार पर 1-2 घटनाओं के आधार पर अगर आंकलन करें, आनंद पाल है, आनंद पाल का विषय सबके सामने है। प्रयास गृह मंत्री सदन में भी आश्वस्त कर चुका, पहले भी प्रयास कर चुका, कर भी रहे। इस कारण से एक विषय को लेकर कानूनी व्यवस्था को गड़बड़ बताना ये मैं नहीं समझता। जो तो अर्चना जी, आपके पार्टी की तरफ तो जो है गृह मंत्री में भी आनंद पाल नजर आता है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमें नहीं नजर आते, वो खुद ही कहते हैं मैं आनंद पाल हो गया। आनंद पाल को पकड़ने की मुहिम को चलाते चलाते मैं आनंद पाल हो गया। इनका प्रत्येक विभाग का जो मंत्रालय और उसके जो मुखिया रहे मंत्री, उन लोगों ने अपनी अक्षमता को सार्वजनिक किया है। आपको ध्यान होगा कि पूर्व चिकित्सा मंत्री ने कहा मैं शर्मसार हूँ, चिकित्सा मंत्री हूँ। फिर शिक्षा मंत्री बदले, फिर विभागों में रीशफलिंग हुई और मुझे लगता है जो जितना भ्रष्टाचार को संरक्षण देना था उसको उतना ही उपकृत किया गया। खैर ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आम जनता क्या जानना चाहती है। आम जनता इनसे वही चीज़ें जानना चाहती है जिसका कमिटमेंट करके शासन में आए। अब अपराध के मामले में कहते हैं कि राज्य स्तर पर, नेशनल लेवल पर तुलना की गई है, तो तुलना की गई तो शर्मसार करने वाली स्थिति है ना कि यूपी बिहार की श्रेणी में आप आकर के खड़े हो गए। और यदि आप कहें कि साहब हमने रोजगार दे दिए, तो वो भी जनता जानना चाहिए। युवातम भारत के उस प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश है उसमें आपका कमिटमेंट था 15 लाख नौकरियां देने का। फिर जब आप शासन में आए तो उसे अवसरों में परिवर्तित कर दिया आपने भाषा के माध्यम से, लेकिन वो अवसर भी उपलब्ध नहीं हुए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश में आते हैं, प्रथम वर्षगांठ के दिन बड़ी जनपद पे बड़ी सभा के दावे किए जाते हैं। एक छोटी सभा होती है, उसमें उनकी मौजूदगी में कमिटमेंट होता है विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने का। आज तीसरा वर्ष है, उनके लिए कहीं कोई रास्ता नहीं खुलता दिखा। 27 विद्यार्थी मित्रों ने आत्महत्या की।
इस प्रदेश में आपदाएं पहले भी आई हैं। परंपरागत रूप से यहाँ का किसान बहुत मजबूत रहा है, लेकिन 60 किसान यदि आत्महत्या करते हैं और परसों एक किसान ने सीकर जिले में आत्महत्या की, तो ये किसके शासनकाल में हो रहा है? इसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। आपने डिमोनेटाइजेशन करके पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार कर दिया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस आ गए तो स्टेट गवर्नमेंट्स कह रही है साहब हमारा खजाना भर गया, लेकिन जनता को कहाँ राहत मिली? परचेजिंग कैपेसिटी जीरो हो गई भारत की, जो कि तीसरे नंबर पर पूरे विश्व में थी। तो नीतिगत फैसले जन विरोधी रहे। अब जन विरोधी रहे तो पारदर्शिता के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, उत्पीड़न के मामले में प्रश्न तो पूछे जाएंगे। और विपक्ष का धर्म ये होता है कि जनता की आवाज बनकर विधानसभा के उस पटल पर जाकर सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करे। अब उस आपकी तरफ से एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि 25% जो है घोषणाएं पूरी हो पाई हैं। मैं रुख करना चाहूंगा फूल सिंह जी आपका, क्या लगता है आपकी पार्टी की तरफ से 3 साल की उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं, वहीं बात 25% तक की है? नहीं, ये झूठा आरोप है 25% का। ये आंकलन वैसे भी कंपेरेटिवली चीजें हैं। ये हमने क्या घोषणा की, जैसे विद्यार्थी मित्र की बात है, झूठा आरोप है अर्चना जी, झूठा आरोप है ये। अभी 25% का झूठा आरोप है, 25% नहीं, हम 60% से आगे बढ़ गए और 2 साल बाकी है, अभी 2 साल बाकी है और उसमें 5 साल बाद जवाब देंगे जनता को। अभी भी दिया हमने, अभी भी 3 साल का जवाब दिया ना। और जिस बजट की बात आप 11 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिए हमने। ये भाषा की बात करें, को दे सकता है क्या सरकारी नौकरी? टोटली कोड कट 8 लाख का है, 15 लाख कहाँ से दे देंगे? अवसर देने की बात है, 11 लाख लोगों को अवसर दे दिया, 2 साल बाकी है, औसत 3 उनको अवसर कहां मिला और क्या कर रहे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ गए हैं, जाकिर बीकानेर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका क्या सवाल है? नमस्कार साहब। नमस्कार जी साहब, मैं 2 बातें रखना चाहूंगा कि भाई कोई भी आनंद पाल भाई हो चाहे कोई भी हो, मैं ये कह मैं किसी मुजरिम या किसी अगर चन्नी लेके भी ढूंढे ना तो मोती मिल जाता है हिंदुस्तान के अंदर। चन्नी लेके ढूंढो तो मुजरिम तो क्यों नहीं मिलेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर से सफाई हो तो देश साफ होगा। हमारे वार्ड नंबर 25 से मैं कहना चाहता हूँ, नगर पालिका के अंदर स्विट्जरलैंड का कोई सर्वे 50 बार हो चुका है, और जब हमारे वार्ड की अगर स्विट्जरलैंड नहीं आई तो देश का विस्तार क्या होगा? मैं नहीं मान सकता इस बात को 3 साल में ये क्या किया या क्या नहीं किया। तो वो पैसा क्या महापौर खाएगा या वार्ड पार्षद खाएगा या एमएलए खाएगा या एमपी खाएगा? वो पैसा जो हमारे 25 नंबर वार्ड से पैसा पास हुआ, वो पैसा कौन खाएगा? कहीं ना कहीं उसी पैसे की बातचीत की जा रही है। फूलचंद जी, कृषि का बजट पारित हुआ, वो भी वापस लौट गया, क्या कहेंगे? पैसा कहाँ खर्च होगा, क्यों खर्च नहीं किया जाएगा? ऐसा है, कृषि के अलग अलग मदे हैं, कुछ केंद्र की योजनाएं हैं, कुछ राज्य की योजनाएं हैं, उनका कुछ शेयर की योजनाएं हैं। कुछ 40% केंद्र देता है, 60 राज्य देता है, कहीं 40 को देते हैं, 25 को देते हैं, अलग अलग प्रकार की स्कीमें हैं। लेकिन प्रभुलाल जी खुद नाराज दिखे थे इस पूरे मामले पर। वो उस पर मैं आ रहा हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे मैं 2011-12 की बात बताऊं, एक ही मद में जल संरक्षण के मद में 1050 करोड़ रुपए आए केंद्र से और 950 करोड़ वापस चले गए। ऐसे ही मैं आज भी स्वीकार करता हूं, केंद्र का बजट है जो औषधीय पौधे हैं उनके लिए 100% बजट है, लेकिन किसान तैयार ही नहीं है, किसान की व्यवस्था तैयार नहीं है, तो उसमें सरकार जबरन किसको दे देगी? अच्छा, किसान तैयार नहीं है, ऐसे कुछ मदे हैं, सुविधाएं लेने के लिए किसान तैयार नहीं है, आपका ये कहना है? ऐसे कुछ मदे हैं। तेज प्रताप, यही विडंबना है कि केंद्र सरकार के स्तर पर भी देखें तो एक मेरे पास डेटा शायद मैंने फीड तो किया था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। पूरा जो कृषि का बजट था उसके हर पेटे को उन्होंने कम किया, कर्टेल कर दिया हर पेटे को। और उसके बाद राज्य की स्थिति देखें तो इन्होंने सब्सिडी खत्म की, ड्रिप सिंचाई योजना हो, सारी चीजें कम करके और जब किसान को जब बीज उसको खाद से लाठियां खानी पड़ती है, उसको समय पर खरीफ की फसल के लिए जो योजना थी उसका बताया नहीं गया। 4 दिन बाद इन्होंने अपना सर्कुलर जारी किया, तो सारी छल नहीं किया है और छल नीतियों के आधार पर किसान को छलने का काम किया। तो खामियाजा तो किसान भुगत रहा है ना, क्यों मरने के कगार पर पहुंचा किसान? इसके कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। ये कह रहे किसान तैयार नहीं है, तो किसान कैसे तैयार होगा आप मुझे बताइए? जब आप उसको खाद नहीं दोगे, बीज नहीं दोगे, उसको पानी नहीं दोगे, उसको बिजली नहीं दोगे, तो कैसे किसान तैयार होगा? राज्यों की वजह कटे और फिर नोटबंदी करके वैसे उसको मार डाला। 42% बजट का शेयर आधा %। नहीं, आप तो भाई साहब आप सम्मानीय, मुझे तो सिर्फ इतना बताओ, आपने डिग्गी निर्माण सब्सिडी नहीं घटाई जो हमारे समय मिलती थी उसमें?
आपने ड्रिप सिंचाई योजना पर सब्सिडी नहीं घटाई, सोलर पंप सेट पर सब्सिडी नहीं घटाई, आपने किसान को लाठियां नहीं भांजी खाद और बीज मांगने पर, आपने उसको पानी दिया, आपने उसको बिजली दी है। क्वालिटी बढ़ाई है। नहीं, क्वालिटी क्या, किसान कौन सी क्वालिटी? राज्य ने कम नहीं किया, राज्य ने कम किया है, राज्य ने कम पूरा दे रही है। देखिए, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र सरकार आपकी है, किसान हितैषी नहीं है, किसान के नाम पर बात करते हैं, किसान के लिए योजना है जो उसको खत्म कर दिया आपने, टोटल में 10% बढ़ा दिया, किसान मर गया। ओम सैनी जी कहीं ना कहीं जरूरत कम लग रही है इनके जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं। मोटा सवाल पूछा जाना चाहिए कि मनरेगा में आपने कितने लोगों काम किया। केंद्र सरकार ने तो बजट बढ़ा दिया, लेकिन राज्य सरकार लोगों को काम नहीं दे पाई, राज्य सरकार ने उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। जिस 48,000 करोड़ की बात कर रहे हो वहां भी मनरेगा के लोग धरना दे रहे हैं। आप सुनिए, मनरेगा के लिए इनकी सद्भावना कभी नहीं रही। 2012-13 में केवल 2300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, अब 5700 करोड़ रुपए खर्च हो गए नरेगा। नहीं हुआ ना, राज्य केंद्र बजट की घोषणा की। पहले वर्ष में जब हम थे 7-8 में तब 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और गहलोत साहब जब आखिरी वर्ष में गए तब 2300 करोड़ रुपए करके नरेगा वापस 5600 करोड़ हो गए। ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। पिछली सरकार को कोसने से नतीजा नहीं आएगा। देखिए दोनों सरकार, चाहे आपकी सरकार हो चाहे पिछली सरकार करके बजट की घोषणा की इन्होंने, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस चीज को संज्ञान में लेकर के केंद्र सरकार को जब लताड़ लगाई, उसके बाद जो पैसा था राज्यों को पहुंचा, लेकिन राज्य ने भी अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। और अभी एक रिपोर्ट आई है प्रतिष्ठित समाचार पत्र में कि 25% पंचायतों में आज तक 3 साल में मनरेगा का काम हुआ, न कोई मानदेय मिला। सरपंच की जेब में जाता था, लाते थे सरपंच कैसे? अरे आप क्या बात कर रहे हो? आज हम आप तो दे ही नहीं रहे, किसी के जेब में नहीं जा रहा, आप क्या दे रहे हैं? सीधा उसके खाते में जा रहा है। ये अड़चन आ रही है राजस्थान में। इतना पैसा देने की बात कर रहे हैं आप, होमगार्ड से मांग रखी थी वेतन की 12 महीने देने तक की, उसका क्या हुआ? क्या होमगार्ड आज पहले भी था क्या? कोई परमानेंट किसी राज्य ने किया है क्या? होमगार्ड तो अस्थायी चीज है। आपने कमिटमेंट क्यों किया अपने घोषणा पत्र में? बिल्कुल कमिटमेंट नहीं था। था आपके घोषणा पत्र में? ये नहीं था, बिल्कुल था आपके घोषणा पत्र में। प्रश्न संख्या 50 में प्रत्येक संविदा कर्मी के नियमितीकरण की घोषणा थी। 12 महीने काम मांगना गलत बात है क्या फूलचंद जी? 12 महीने काम मांगना गलत बात है क्या? नहीं 12 महीने, लेकिन जो कल्पना की गई होमगार्ड से, पहले तो साल भर में 2 दिन वो सम्मान की मांग कर रहे हैं, वो वेतन की मांग कर रहे हैं, वो 12 महीने तक काम की मांग कर रहे हैं। ये मांगे गलत है आपकी नजर? मैं कह रहा हूं मिनिमम वेज एक्ट उस पर लागू नहीं होता। मिनिमम वेज की व्यवस्था भी है, कानून में व्यवस्था है। एक्ट में कुछ सुधार नहीं करने चाहिए? ऐसा है, इस प्रकार की स्थिति होगी तो फिर ये पैरामिलिट्री फोर्सेज और उनका क्या उपयोग करना पड़ेगा? मैं केवल इनको होमगार्ड को ही करेंगे तो फिर चुनाव में तो बड़ी जरूरत पड़ती है। केवल प्रेशर टैक्टिस है हर चीज में। आज किसी को नौकरी दे दो, कल वो कोर्ट में जाकर किसके ले आता है? काम निकाल लो अपना और फिर वापस से उनको वहां छोड़ दो। एक बुनियादी सवाल पूछना चाहते हैं जी ओम जी बोलिए, और प्रतिपक्ष से दोनों से कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो कमिटमेंट है, भारत के संविधान के मूल अधिकारों में और साथ साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो कमिटमेंट है, अगर जो सरकारें उनको पूरा करने के लिए तैयार नहीं होती हैं और उसके बाद में इस तरीके से अपने आप को पीछे खींचती हैं कि हम कहां से दें, ये करने का सिलसिला नहीं है। भारत के हर नागरिक से जो कुछ आपने वादा किया है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको पूरा करना आपकी जिम्मेवारी है। इसको यूं कहकर के इस सरकार ने नहीं किया या उस सरकार ने नहीं किया, इससे आप बचा नहीं जा सकता भिंडा साहब। लोग सीधे सीधे सवाल करेंगे। आपकी सहमत हूं मैं आपकी बात से, लेकिन देश में वातावरण ऐसा बना ही नहीं जो स्वरोजगार को बढ़ाए, आधारभूत ढांचे को सुधारे। हम तो केवल वोट लेने के लिए करते हैं। आप वोट लेने तक की बात आ गई, बात जो कहनी होती है वोट लेने तक की बातें होती है। आप तो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आए थे ना? नहीं, वोट लेने पर क्या कुछ होता है और वोट की राजनीति क्या होती है उस पर बातचीत करेंगे हम। वोट के तहत क्या कुछ आपको सपने दिखाए जाते हैं, इन सपनों की बातचीत करेंगे। आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। देश में एक बहुत बड़ा चलन देखने को मिला है, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, सभी जगह नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। लेकिन इन जो आम समस्या होती है देश की, उन समस्याओं को नजरअंदाज कर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर और लाखों करोड़ रुपए रोज खर्च होते हैं इस सभा में, विधानसभा की कार्रवाई में, इसको ये नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे इनको सबक लेना चाहिए।